हाँ जी, स्वाद सुनिएगा। शिफ्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ ब्लड टू द राइट मोस्ट लाइकली अकर्स इन हाइपरथायरॉयडिज्म। सही है? तो ये आंसर था हाइपरथायरॉयडिज्म, तो ये एमसीक्यू था। अच्छा, खैर हमें समझ आ गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में बात यही है कि 2-3 बीपीजी ज़्यादा होगा और ये हम लोगों ने अभी देखा पीछे अपनी टेबल के अंदर, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला कि ये राइट शिफ्ट करवाते हैं 2-3 बीपीजी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ हम लोग ऐड करें इसके अंदर तो वो क्या होगी अपने पास टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गया, 2-3 बीपीजी हो गया, तो पीएच होगी। पीएच मुझे बताएँ पीएच जो है आपके टिश्यूज़ के लेवल पे कम होती है, ज़्यादा होती है? कम होती है, एसिडिक होता है, तो कम पीएच। पीएच का कम होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा होना, 2-3 बीपीजी का ज़्यादा होना, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि राइट शिफ्ट करवाते हैं। अब चलते हैं हम लंग्स की साइड पे। लंग्स की साइड पे बिल्कुल अपोज़िट आपको पता है लंग्स में अच्छा खासी हवा आ रही होती है, ठंडा-ठंडा माहौल होता है, टेम्परेचर कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ब्लड में क्या ही होना, वो भी कम होता है। इसी तरह 2-3 बीपीजी का लेवल भी कम होता है। सही है? और लास्ट अपने पास जो पीएच है, वो वहाँ कौन सी इतनी कोई एसिड बन रहा है, तो वो पीएच ज़्यादा होती है, अल्कालाइन टाइप होता है थोड़ा। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जो कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को ज़्यादा करेंगी और लेफ्ट शिफ्ट करवाएँगी ग्राफ की। तो ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की है ना, वो ये 2 पेज में इन्होंने यही बातें की हैं, ये जो 1-2 पेज है ना, कि चेंजेज़ ऑफ द एक मिनट अ, हाँ जी, हम लोगों ने यहाँ से देखना है, चेंजेज़ इन द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, शिफ्ट टू राइट। अब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या पीएच कैसे इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ और ये 2-3 बीपीजी कैसे करता है, सही है? शिफ्ट टू लेफ्ट क्या क्या फ़ायदा है, ये देख लिएगा लेफ्ट में कैसे जाएगा, काज़ेज़ क्या हैं। अब अपने पास आ गया हीमोग्लोबिन एफ। ये मैं आपको बताया था ना यार हीमोग्लोबिन जो एफ है वो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है और हमने वो बात भी छोड़ के आए थे। तो वो अब डिस्कस करते हैं यार जो हीमोग्लोबिन जो ये 2-3 बीपीजी है ना, 2-3 बीपीजी ये एक्ट कैसे करता है? यार ये है ना हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन्स है, ये हीमोग्लोबिन है और ये लेट्स सपोज़ इसके अंदर ये अल्फा चेन्स आ गई और ये लेट्स सपोज़ इसके अंदर बीटा चेन्स आ गई। तो ये जो 2-3 बीपीजी है ना हमारा ये इनकी बीटा चेन्स पे इफ़ेक्ट करता है और एज़ अ रिज़ल्ट जब ये बीटा चेन्स पे कह लो कि उसपे बाइंड करता है या फिर जो भी जिस तरह भी एक्ट करता है, तो ये क्या करवाता है उसको राइट शिफ्ट करवाता है मतलब उसकी एफिनिटी को ना उसकी शेप में कुछ चेंजेज़ लेके आता है एज़ अ रिज़ल्ट जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। लेकिन जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है, इसमें तो बीटा चेन है ही नहीं, इसमें है अल्फा 2 और गामा 2 तो गामा 2 पे नहीं एक्ट करता 2,3-बीपीजी, वो साइट ही नहीं है एक्ट करने की। एज़ अ रिज़ल्ट ये इस पे एक्ट नहीं कर पाता और इसकी एफिनिटी को कम नहीं कर पाता। जबकि जो HbA2 है, उसमें 2 बीटा चेन्स होती हैं और वो ये इस पे एक्ट करता है और उसकी एफिनिटी को कम कर पाता है। सही है? और इसका मकसद हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये ज़रूरी है ताकि फ़ीटस जो है जिस तरह के भी हालात हों मदर में हाइपोक्सीमिया चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो फ़ीटस की सप्लाई पूरी रहे। ठीक है? फ़ीटस बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर सकता उसके वो थोड़ी हाइपोक्सीमिया स्टेट को ना, उसमें तो कोई ब्रेन इश्यू बन जाएगा बच्चे में। चलो, फिर अपने पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये करती है राइट शिफ्ट। अब होता है इसमें ये है कि अगर हम लोग बात करें, वो ही उसी तरह कि हमारे पास लेट्स सपोज़ ये 4 चीज़ हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पता है क्या करती है? ये आके एक मॉलिक्यूल लेट्स सपोज़ बल्कि ये 3 जगह ऑक्सीजन लगी हुई थी। ये आती है और आके ना यहाँ बाइंड होगी और ये 200 टाइम्स इसकी एफिनिटी ज़्यादा है फॉर बाइंडिंग हीमोग्लोबिन एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ये आके जब बाइंड होती है ना तो ये हीमोग्लोबिन को ऐसे स्टेट में कन्वर्ट कर देती है कि हीमोग्लोबिन इन 3 को रिलीज़ ही नहीं करता। इन 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो साइड पे लगे ना उनको रिलीज़ नहीं करता। या फिर लेट्स सपोज़ अगर ये 2 जगह पे आके बाइंड होगी ना तो बाकी जो पोज़ीशंस है वहाँ से अब ऑक्सीजन को रिलीज़ ही नहीं करता। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरह से लाइक ज़ाया हो गया है। ये जाएगा भला ब्लड में इसको ये टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ में जितनी भी ज़रूरत हो, जितने भी हालात ख़राब हो, ये नहीं ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। और ऐसे में क्या होगा कि बंदा जो है उसकी हालत मरने वाली होगी और अगर आप उसकी एचबी चेक करो उसकी सैचुरेशन चेक करोगे, अब जो हमारा पल्स ऑक्स है ना, पल्स ऑक्स एचबी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एचबीसीओ ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वो कहोगे वो कहेगा 1 आप पल्स ऑक्स लगाओगे ना वो कहेगा 1, 2, 3, 4 चारों पूरे हैं, 100% सैचुरेशन।
सही है, वो बताएगा कि भाई 100% सैचुरेशन है। उसको नहीं नज़र आता कि भाई ये 2 ऑक्सीजन के लगे हुए हैं और ये जनाब साहब 2 वो लगे हैं। वो कहेगा 4 हैं, सही जा रहा है काम, ठीक है? वो तो फिर अगर आप उसकी लाइक मतलब इसमें फिर बंदे को मसला आता है। हम हमारे जो पेशेंट होगा उसको ह हाइपोक्सीमिया वाले मतलब जो उसकी सप्लाई कम होगी ऑक्सीजन की, लेकिन सैचुरेशन पूरी आ रही होगी। ये फिर आप हिस्ट्री वगैरह लेते हो, आपको थोड़ा आइडिया होता है सारा। अच्छा, मैं पता है क्या कन्फ्यूज़ होता था पहले, मैं कहता था यार देख कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जाके बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन को, सही है। मैं सोचता था यार जब वो हीमोग्लोबिन को बाइंड कर रही है तो ऑक्सीजन को उतार देती है और एज़ अ रिज़ल्ट जब ऑक्सीजन को उतार देती है तो समझ ये आती थी कि यार वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर रही है फॉर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को उतार रही है। तो शिफ्ट जो है जो तो कहता था यार जब उसको उतार देगी ऑक्सीजन को एचबी से तो सेंस ये लगती थी कि जिस जैसा टिश्यूज़ में नहीं होता उतार देती है और राइट शिफ्ट होनी चाहिए, तो ऐसे सोचा था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं भाई वो जो सी एक जाके मॉलिक्यूल बाइंड करता है, बाकियों को फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं देता, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ा देता है। मतलब वो नहीं रिलीज़ करता, तो जो शिफ्ट आती है ना वो लेफ्ट आती है ना? जिसमें वो टाइटली बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन और लेफ्ट शिफ्ट भी नहीं आती सिंपल, एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट आती है। एमसीक्यूज़ आते हैं एफसीपीएस में कि भाई एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट कौन काज़ करवाता है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सही है? और उसकी मैनेजमेंट क्या करनी होती है? इसमें अपनी होता है कि 100% आपने ना ऑक्सीजन देनी होती है बंदे को, हाइपरबैरिक 100% ऑक्सीजन देनी होती है। तो वो फिर जब इतनी हाई प्रेशर में ऑक्सीजन आती है, फिर वो आके रिप्लेस करती है, अपनी जगह वापस लेती है, ठीक है? अच्छा, अब अपने पास आ गया काज़ेज़ ऑफ हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सीमिया आपको पता है क्या है कि अगर 80 से कम हो जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से कहते हैं हाइपोक्सीमिया। ये भी वही लिखा हुआ है इसने भी, मल्टीपल काज़ेज़ हो सकते हैं। अच्छा जी। क्या-क्या काज़ेज़ हो सकते हैं? हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड में सिंपल सी बात है कि ऊपर है ही पार्शियल प्रेशर कम लेट्स सपोज़ 80 है या फिर 60 चल रहा है। जब जब एल्वियाली में 60 आएगा तो वो ब्लड में भी 60 ही मेंटेन करेगा तो उसका कसूर तो कोई नहीं। इसी तरह हाइपोवेंटिलेशन है, एक बंदा साँस ही प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा लेट्स सपोज़ वो सीओपीडी का पेशेंट है या व्हाट्सएवर द केस, तो उसमें भी जब हाइपोवेंटिलेशन होगी तो ब्लड सही से नहीं होगा सैचुरेट नहीं उसकी पार्शियल प्रेशर मेंटेन होगा। फिर दूसरा आ गया डिफ्यूज़न इफ़ेक्ट यही है कि अगर आपकी जो लंग्स हैं उसमें फाइब्रोसिस हुई पड़ी है लेट्स सपोज़, तो यहाँ तो सो आ रही है नो डाउट, लेकिन अब ये मेम्ब्रेन इस तरह की नहीं है कि वो क्रॉस कर सके। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि यहाँ पे सो आने के बावजूद भी कम ही डेवलप हो रहा होगा। इसी तरह वी क्यू डिफेक्ट भी आपको पता है कि कुछ लंग्स के एरियाज़ होंगे जहाँ तो गैस एक्सचेंज ठीक होगा। मतलब लंग्स ठीक है और उनके कुछ एरियाज़ पे एक्सचेंज भी ठीक है, लेकिन बाज़ एरियाज़ ऐसे होंगे कि लेट्स सपोज़ वहाँ सो आ रही है लेकिन वहाँ ब्लड बिल्कुल नहीं आ रहा, सही है? तो एज़ अ रिज़ल्ट ये जो सारा ब्लड है, ये वाली ज़ाया जाएगी और बाज़ जगह ऐसी होंगी कि जहाँ क्या होगा कि आ ही नहीं रही एपिलेप्टिसिस हुई है या कोलैप्स हुआ है लंग वहाँ से और जो ब्लड है वो जिस तरह का आ रहा था हमारा 40 पे आ रहा था, 40 पे ही गुज़रता जाएगा। तो जब सारा ये मिला के ब्लड आगे जाएगा, आर्टरी में जाएगा तो आपको देखोगे कि यार इसकी सैचुरेशन 100 पे नहीं होगी, तो वो वीक्यू मिसमैच की वज़ह से, डिफेक्ट की वज़ह से होगा। राइट टू लेफ्ट शिफ्ट भी आप कह सकते हो कि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि किसी बंदे को हार्ट का कोई लेट्स सपोज़ इश्यू है उसको अ क्या हो सकता है उसको वीएसडी है या एएसडी है और जिसमें शिफ्ट चेंज हो गई है, सही है? तो उसमें क्या होगा कि राइट टू लेफ्ट जब जा रहा होगा ब्लड, नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन कुछ अरसे में ना लेट जाके कुछ अरसे बाद तो क्या होता है एक फिनोमिनन होता है उससे ना शिफ्ट चेंज हो जाती है, राइट टू लेफ्ट जाना शुरू कर देता है। जब लेफ्ट दिल ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना या फिर थक जाता है, कहता है बस क्या है इतनी अरसा हो गया मैं ही मेरी तरफ ही भेजी जा अब तेरी बारी। तो फिर वो राइट टू लेफ्ट जाना शुरू हो जाता है और ऐसे में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का ऑक्सीजनेटेड में मिलना शुरू होगा तो आर्टरी में जो ब्लड आएगा उसमें डेफिनेटली आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर कम ही होगा, सही है? बाकी ए ग्रेडिएंट इन बातों का आपको पता ही है, मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है डिस्कस करने की। हाई एल्टीट्यूड पे अब जहाँ लंग्स सही काम कर रहे होंगे ना वहाँ ए ग्रेडिएंट ठीक होगा। बल्कि ए ग्रेडिएंट तो हमें डिस्कस करना है। ए ग्रेडिएंट क्या होता है? ए ग्रेडिएंट ये होता है कि आप एल्वियोलर ऑक्सीजन का देखो कितना प्रेशर माइनस कर दो उसमें से आर्टीरियल का। मतलब मतलब ये कि यार जो एल्वियाली के अंदर ऑक्सीजन का है, वो आपने कैलकुलेट करना है समहाउ। आर्टीरियल तो बड़ा आसान है, एबीजीज़ कराई, आर्टीरियल आ गया, ठीक है? तो इनको माइनस कर देंगे तो हमें लेट्स सपोज़ अगर ये 100 था और लंग्स सही काम कर रहे थे, वीक्यू मिसमैच भी नहीं था और किसी चीज़ का मसला नहीं था, तो यहाँ भी जो आर्टीरियल भी आएगा वो चलो 100 आना चाहिए, 100 नहीं आता तो 90 आ जाए 95 आ जाएगा, इतना का आएगा। और जो गैप आएगा ना वो 5 से 10 के दरमियान आएगा।
तो ये ठीक है, ये फिज़ियोलॉजिकल है, इतना डिफ़रेंस आ सकता है। उसके कुछ हमने रीज़न्स डिस्कस भी की थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था जो ब्रोंकियल वेन्स हैं वो भी आर्टरी जो पल्मोनरी वेन्स के अंदर आके डायरेक्टली ड्रेन कर जाती हैं। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स कर देती हैं हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह आपको मैंने एक वेन्स का भी बताया था जो कि लेफ्ट हार्ट में आके डायरेक्टली ड्रेन कर जाती हैं। तो इन शॉर्ट वो इतना फिज़ियोलॉजिकल है, 5 से 10 तक ठीक है। वैसे ना वेरी करता है, एज के साथ ज़्यादा भी होता रहता है। ठीक है, आपको पता है कि लाइक 15 भी ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू एज ये चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन चलो अगर आप बिल्कुल सही बात एक्टिव या हेल्दी बात करो ना, तो 5 से 10 तक का डिफरेंस ठीक है। इससे ज़्यादा जब होगा तो आप कहोगे कि किसी किस्म का एए ग्रेडिएंट ज़्यादा है। तब आप क्या कहोगे? एए ग्रेडिएंट ज़्यादा है। और एए ग्रेडिएंट मतलब ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो आपके पास एल्वेओलाई में लेट्स सपोज़ 100 पड़े और आर्टरी में आपके आ रहा है 60 और 40 आपका आ रहा है एए ग्रेडिएंट। तो ये कोई अब इससे क्या चीज़ हमें पता चलती है? इससे हमें ये पता चलता है कि भाईजान या तो वहाँ डिफेक्ट है, मतलब या तो फाइब्रोसिस है लंग्स में, सही है? या फिर वहाँ वीक्यू डिफेक्ट है या कोई लेफ्ट शिफ्ट शंट है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हमने देखा कि ए ग्रेडिएंट ज़्यादा आते हैं, सही है? और रीज़न भी आप बिल्कुल आराम से उसकी सोच सकते हो कि क्यों ज़्यादा आता है। ये कुछ जगह पे है जहाँ तो वैसे ही नहीं हो पा रहा था। जिस तरह की दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें वैसे ही नहीं हो पा रहा था, क्रॉस ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें हो तो गया था सही, लेकिन कोई कहीं से बाद में कहीं से और डिओक्सिजेनेटेड ब्लड आके मिल रहा था। तो व्हाट्सएवर द कॉज़, इन कंडीशंस में ए ग्रेडिएंट ज़्यादा होता है। अब हमारा सवाल ये है कि हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है? भाईजान ये तो आराम से निकल आएगा। सवाल ये है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है? जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास। इसको एल्वियोलर को कैलकुलेट करने का तरीका पता है क्या है? हम लोग एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है? एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को निकालने का के लिए हम लोग इंस्पायर्ड एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है वो तो निकाल सकते हैं ना, वो तो वहाँ से आपने निकालनी है। और जो एल्वियोलर CO2 का पार्शियल प्रेशर है ना वो भी हमें चाहिए। वो हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि जब भी एल्वियोलाई में से गुज़रता है ना, खून गुज़र के जाता है तो वट जो भी यहाँ होता है पार्शियल प्रेशर वही यहाँ हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो जिस तरह के आप बात करो अपने पास CO2 की, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ 45 या गाल्बन, बल्कि 45 हमने कहा था यहाँ से आता है, 45 यहाँ से आता है। तो ख़ैर 40-40 हमने कहा था कि हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वही जो आर्टीरियल प्रेशर होता है CO2 का, वही होता है एल्वियोलर प्रेशर CO2 का, तो इसको हम बराबर रख सकते हैं। अब आप में से कोई बंदा सवाल पूछ सकता है कि भाईजान अगर आपने ये चीज़ बराबर रख दी है, इन दोनों का आपने कह दिया कि बराबर होता है और जो कि होता भी है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो एल्वियोलर ऑक्सीजन होता है, वो आर्टीरियल भी होते हैं। सेम होते हैं ये भी, मतलब 100 यहाँ होता है तो यहीं से यहाँ भी 100 होता है। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये सेम नहीं है, तो फिर ये सेम क्यों है? तो बड़ा सादा-सा जवाब है यार, ये 20 टाइम्स एफिनिटी ज़्यादा है CO2 की, सही है? तो ये जो डिफेक्ट होते हैं ना, ये चीज़ें इतना मैटर नहीं कर रही होती यहाँ। तो CO2 का सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसलिए हम यहाँ तो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों सेम है, ये नहीं, यहाँ नहीं कर सकते। ये तो हमें डिफरेंस तो हमें इसी का निकालना है। इसी को सेम कर दिया तो फ़ायदा। खैर, तो खैर मुख़्तसर सा आंसर इसका ये है कि जो CO2 है ना, उसके लिए आर्टीरियल CO2 का पार्शियल प्रेशर सेम होता है, एल्वियोलर और आर्टीरियल का। तो हमारे पास यहाँ ये भी निकल आया। आखिरी आ गया R, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो या रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो ये क्या चीज़ होती है? ये होती है कि आपके ना जो इंस्पायर्ड जो ऑक्सीजन आपने कितनी की और CO2 आपने कितनी बनाई, उसकी रेशियो निकालनी होती है कि CO2 आपने कितनी प्रोड्यूस की और ऑक्सीजन आपने कितनी कंज़्यूम की, सही है? तो ये आप अपने ब्रेथ से कैलकुलेट करते हो। ये नॉर्मली हम लोगों ने ना फिज़ियोलॉजी में 0.8 ही रखी हुई है। उसकी डिटेल में नहीं जाते हम लोग फिलहाल। लेकिन ये 0.8 रखा हुआ है हम लोगों ने, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है जो R है। तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, ये भी हम सीख लें एफसीपीएस का कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितने हैं, ठीक है? और वो समटाइम्स डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए पूछ लेते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि जैसा कि ना जो कार्ब्स हैं, ये एफसीपीएस का सवाल है, यहाँ से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप सुन लें। कार्ब्स है, फैट्स है और अपने पास आ जाता है प्रोटीन्स। अब इनका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है कि यार अगर आपने इनको लेट्स सपोज़ 1 ग्राम को अगर आप करोगे ना कार्ब्स को उसकी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे इन्हें, तो एज़ अ रिज़ल्ट कितनी उसके लिए CO2 बनेगी और उसमें कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। उसका आपने ना रेशियो निकालनी होती है कि इतनी CO2 बन रही है बटा इतनी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है इसके लिए, कार्ब्स के लिए। तो कार्ब्स के लिए होती है 1, लाइक इक्वल होता है।
सही है? उतनी CO2 बनती है उतनी और जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। जबकि जो फैट है उसके लिए होता है 0.7 और जो प्रोटीन्स होती हैं इसके लिए होता है 0.8। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। इनको हमने कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये बायोकेमिस्ट्री से बस डिसाइडेड वैल्यूज़ हैं। उन्होंने टेस्ट-वूस्ट करके ना हमें दी हुई हैं कि जब भी कार्ब की मेटाबॉलिज़्म होगा ना, तब रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितना होगा 1। जब फैट्स का होगा तो 0.7 होगा, प्रोटीन्स का तो 0.8 होगा। हम लोग इस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मतलब आगे भी सुनिए पहले। अब एक चीज़ होती है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो जो कि हम लोग यहाँ अपने फ़ॉर्मूला में लगा रहे हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि हम ओवरऑल बॉडी में अब देखो आप लोग मिक्स डाइट खाते हो। हमारी डाइट में कार्ब्स भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी हैं। जब वो मिक्स डाइट खाते हो ना और वो सारा मेटाबॉलिज़्म होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, CO2 टिश्यू मतलब CO2 ऑक्सीजन टिश्यूज़ में इस्तेमाल हो रही है ना? क्यों इस्तेमाल हो रही है? यही मेटाबॉलिज़्म में इस्तेमाल हो रही है। तो CO2 ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, CO2 बन रही है, फिर वो लंग से बाहर आ रही है, तो जब आप निकालते हो कि कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई और कितनी बनी, तो ओवरऑल रेशियो जो आती है ना, वो 0.8 आती है, क्योंकि हम लोग मिक्स्ड डाइट इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न यही है और हम लोग अपनी फिजियोलॉजी में भी यही वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक पेशेंट हो, लेट्स सपोज़ आपका पेशेंट सिक है और वो वेंट पे है आपका पेशेंट और हम उसको ना ओरल इनटेक बंद है उसका और हम उसको दे रहे हैं जो टीपीएन चलता है ना, वो दे रहे हैं। अब टीपीएन का मसला ये होता है कि हम लोग वो तुम या तो डेफ़िनिटली फ़ॉर्मूलाज़ भी आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि वो वाला उसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं, वो अलग-अलग ड्रिप्स आपने लगानी होती है। तो ख़ैर आप अगर किसी बंदे का, किसी पेशेंट का जो सिक है, उसका ये निकालो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो निकालो और वो आए 1 के करीब। अगर वो 1 के करीब आए ना, तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में ज़्यादा कार्ब्स बर्न बर्न हो रहे हैं। सही है? और अगर वो 0.7 के करीब आए ना, तो इसका मतलब है इसकी बॉडी में ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है और उसके हिसाब से आप अपना टीपीएन की जो कंपोज़िशन है, वो ऊपर-नीचे कर सकते हो। सही है? तो ये थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बातें थी, लेकिन ये एफसीपैस में ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। ये भी एमसीक्यू हर एक पूछता है, प्रोटीन में 8, फैट में 7, कार्ब्स में 0.10 ठीक है? और जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ओवरऑल है, वो 0.8 है। ये भी पूछता है कि क्यों है? क्योंकि हम लोग मिक्स्ड डाइट इस्तेमाल करते हैं, तो सारे एमसीक्यूज़ हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा ख़ैर हमें पता चल गया, लुब-ए-लुबाब यही है कि ये जो है ये 0.8 वैल्यू है। सारी वैल्यूज़ निकल आई हमारे पास। इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग एल्वियोलर ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। वो निकाल लिया हमने, आर्टेरियल एबीजीज़ करवा लिया, निकाला अगर तो जवाब आ गया 0 से 10 के दरमियान। तो ये चीज़ क्या है? तो ये ठीक है, आपके लंग्स ठीक है, मतलब कि जितने एल्वियोलाई में है वो अच्छा ब्लड में जा रहा है और अच्छा एक्सचेंज हो रहा है। नहीं, ये चीज़ ज़्यादा है, तो उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, जो कि हमने वो 3 रीज़न्स देखे वहाँ। अब वो डिफरेंट इफ़ेक्ट भी हो सकता है, आपके लंग्स में जैसे कि फाइब्रोसिस हो सकती है, वीको डिफेक्ट भी हो सकता है और वो राइट टू लेफ्ट शंट भी हो सकता है। ईज़ी। अब अपने पास आ गया हाइपोक्सिया। एक मिनट हम देख लें। मेरा ख्याल है टाइम इसके लिए अभी यहीं इधर ही एंड करते हैं इसको।